हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक और महालेखा परीक्षा। तो इससे रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे चैनल को आगे ले चलने में। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। भारत का जो संविधान है उसमें प्रावधान है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। आर्टिकल 76 सब के सब क्लास 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का न्यायाधीश नियुक्त करेगा। ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, उसको राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। आर्टिकल 76 के सब क्लास 2 के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे और यह सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। तो पॉइंट क्या कह रहा है आर्टिकल 76 का सब क्लास 2 कि महान्यायवादी जो होगा उसका कर्तव्य है कि भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप को ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन भी कराए जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित कर रहा है, उसका पालन करे या सौंपे, और उसको सौंपे भी, उसका पालन करके उसको राष्ट्रपति को सौंपे भी और उन कृत्यों का निर्वहन भी करे जो उसको इस संविधान का अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों, तो उनके कृत्यों का भी निर्वहन करे और उसको भी सौंपे। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार इससे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। आर्टिकल 76(3) में कहा गया है जो भारत का महान्यायवादी होगा वो इसे अपने कर्तव्यों के पालन के भारत के राज्य क्षेत्र में जो सभी न्यायालय हैं उसमें इनकी सुनवाई करने का अधिकार है महान्यायवादी को। भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है महान्यायवादी। आर्टिकल 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। जो राष्ट्रपति अवधारित करेगा वो इसका क्या होगा? पारिश्रमिक प्राप्त करेगा महान्यायवादी। और महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पद पर होता है। अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है। संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही चल रही है तो उसमें महान्यायवादी शामिल हो सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, इसलिए कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर है। राष्ट्रपति उसको नियुक्त किया है, उसको शपथ दिलाया है, पर वो निर्वाचित होकर तो नहीं आया है, इसके लिए मतदान नहीं कर पाएगा। इसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एक विशेषाधिकार, इनको जैसे संसद के सदस्य को भत्ते मिलते हैं वैसे महान्यायवादी को भी भत्ते और अधिकार मिलते हैं। अनुच्छेद 165(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा। जैसे भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। महान्यायवादी की यदि वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता रखता है तो उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल महाधिवक्ता को नियुक्त करेगा। यदि वो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है तो ये याद रखना है कि आर्टिकल 76 में महान्यायवादी है केंद्र सरकार के लिए, तो राज्य सरकार के लिए आर्टिकल 165 में है कि राज्य का राज्यपाल महाधिवक्ता को नियुक्त करेगा यदि वह हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता को रखता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 165 हो गया। 165 का सब क्लास 2 के अनुसार वह राज्य सरकार का विधि संबंधी
विषयों पर परामर्श देता है। जैसे वहाँ पर केंद्र सरकार को महाधिवक्ता देता है, महान्यायवादी देता है, वैसे राज्य सरकार को महाधिवक्ता देता है। वह राज्य सरकार का प्रथम विधि या सलाहकार होता है। प्रथम विधि सलाहकार कौन होता है? राज्य का महाधिवक्ता होता है। और केंद्र का या भारत का महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 165 के सब क्लास 3 के अनुसार वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल उसको अवधारित करेगा। तो महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर होते हैं और महान्यायवादी राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 148 का सब क्लास 1 के अनुसार कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षा होगा। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट हम लोगों ने महान्यायवादी पढ़ा, महाधिवक्ता पढ़ा। तो महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षा, जो आर्टिकल 148 में कहा गया है, जिसको नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा यह अपने पद से केवल उसी रीति एवं आधारों से हटाया जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसी नीति से हटाया जाएगा अपने पद से जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस रीति से हटाया जाता है उसी रीति से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जाएगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके सिद्ध कदाचार या असमर्था पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जाएगा। यदि वो कदाचार या असमर्थ है तो कदाचार या असमर्था पर प्रस्ताव पारित हो गया, विशेष बहुमत यहाँ पर पारित करना पड़ता है। अनुच्छेद 148 का सब क्लास 4 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का प्राप्त नहीं होगा। यदि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर होए तो वो या भारत सरकार के किसी राज्य की सरकार के अधीन वो पद पर नहीं बन सकता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष आयु। यदि 65 वर्ष आयु पूरी हो जाती है और 6 वर्ष कार्यकाल नहीं पूरा होता है तब भी वो रिटायर हो जाएंगे, या दोनों में से एक पहले जो हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। इसको लोक लेखा समिति का आँख या कान कहा जाता है। लोक लेखा समिति में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। उसी लोक लेखा समिति का आँख व कान किसको कहा जाता है? देखना और सुनना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित करता है। आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में दिया गया है और 149 में इनकी कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख करता है। 151 का सब क्लास 1 के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जो भी लेखना संबंधी प्रतिवेदन है किसके सम्मुख देगा? राष्ट्रपति के सम्मुख देगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। राष्ट्रपति को देगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, फिर राष्ट्रपति संसद में देगा तो वो सदन में रखा जाएगा। सदन में कौन रखेगा? लोकसभा अध्यक्ष रखेगा। अनुच्छेद 151 के 2 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनाओं को उस राज्य के राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। यदि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं किसी राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदन है तो वो राज्य के राज्यपाल के सम्मुख रखेगा, जो उनको राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवाएगा राज्यपाल। उसके बाद राज्यपाल कहाँ रखवाएगा? विधान मंडल के समक्ष। BR अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। तो भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संसद द्वारा महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया है। 1971 में अधिनियम आया था, उनका कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें इसको प्रभावी किया गया है। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया था। लेखा परीक्षा है केंद्र सरकार में, उनमें से लेखा को अलग करने के लिए संशोधित किया गया था इस अधिनियम में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, इसको CAG कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। 3 करता है, कौन कौन सा? विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा
विनियोग में जो लेख लिखा है जो भी है उसको उसकी रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को। वित्त से रिलेटेड लेखा देगा राष्ट्रपति को। सरकारी उपक्रमों की जो लेखा परीक्षा है उसको भी राष्ट्रपति को सौंपेगा। राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखवाता है। संसद में 2 सदन होते हैं, दोनों सदनों के सभा पटल में राष्ट्रपति इसको रखवाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी देता है, जो आर्टिकल 76 में कहा गया है। ये भारत सरकार का क्या होता है? विधि अधिकारी होता है और कानून के विषयों में परामर्श देता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करता है। जब चाहे राष्ट्रपति उसको हटा सकता है, इसलिए कि प्रधानमंत्री ही उसको अपने इच्छानुसार रखता है। कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करता है? तो कौन धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा तो नहीं है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी नहीं है, महान्यायवादी इसका आंसर हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी जो होगा वही भारत का विधि अधिकारी होता है। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो विधि के लिए परामर्शदाता होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको महान्यायवादी कहा जाता है। महान्यायवादी कहा जाता है। आर्टिकल 76(3) के अनुसार महान्यायवादी अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार इसको है। दोनों सदन की बैठक में भी भाग ले सकता है परंतु वोटिंग नहीं कर सकता है। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार होते हैं भारत सरकार के। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है? तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, महान्यायवादी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल इनको इंग्लिश में कहा जाता है? बताना है, इनको सही उत्तर बताना है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही बात है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ये भी राइट है। उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, नहीं, सदस्य की बात नहीं है। संसद द्वारा महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होता है, जब चाहे राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। संसद के दोनों सदन के बैठक में भाग ले सकता है पर वोटिंग का नहीं ले सकता है। तो पहला दूसरा सही है, तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वही बातें कही गई है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा सही है। पहला है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए योग्यता रखता हो, तो ये पहला वाला सही है। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे, नहीं, जो संसद अवधारित करे नहीं, जो राष्ट्रपति अवधारित करे, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, तो इसका पहला ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कि कौन सा सही है। पहला है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। हाँ, लोकसभा की कार्यवाही में और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। लोकसभा के किसी सदस्य समिति का सदस्य हो सकता है, नहीं होता है। लोकसभा में बोल सकता है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? हाँ, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, पहला सही। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये राइट है, लेकिन लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है, तो दूसरा वाला भी सही है। तीसरा है, लोकसभा में बोल सकता है और राज्यसभा में भी बोल सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता, चौथा वाला गलत हो जाएगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला है, संसद में को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, तो भारत के मुख्य न्यायवादी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट या जिसको हिंदी में संसद कहा जाता है कि किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो जो भारत का महान्यायवादी होता है वो संसद के सदस्य का सदन के सदस्य नहीं होता लेकिन बैठक में भाग ले सकता है।
अगला है किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का तो अधिकार है, परंतु वोट देने का नहीं है। तो वह भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो वो है नियंत्रक। इसमें क्या लिखा गया देखो, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, चुनाव आयुक्त। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से अधिक। तो इनमें से अधिक वाला होगा, इसलिए कि देखो अटॉर्नी जनरल तो खुद भी लिखा है, अटॉर्नी जनरल भी खुद भी लिखा है, उपराष्ट्रपति भी ले सकता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा भी ले सकता है। तो देखिए यहाँ पर डिटेल में क्या दिया गया है कि ये गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकता है। चूंकि प्रश्न के विकल्प में उपराष्ट्रपति भी है और वह भी संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन भाग लेता है बैठक में, इसलिए यहाँ उपराष्ट्रपति भी उत्तर हो सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव संसद में विचारणीय हो तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहता है। यदि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है, विचार में आता है, तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति होता है। इस दौरान वह सदन का एक हिस्सा होता है और इस संदर्भ में वह सदन में अपनी बात रख सकता है, ये इसकी पास पावर होती है। यदि उसको हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है तो जो सभापति होगा वही देश का उपराष्ट्रपति होता है। यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग लेने की बात हो तो वह महान्यायवादी ही होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति की भागीदारी राज्यसभा में ही होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो कौन ले सकता है? इसके ऑप्शन हो जाएगा महान्यायवादी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, महान्यायवादी। नेक्स्ट है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो उपराष्ट्रपति भी लेता है। संसद के किसी एक सदन की बात की जा रही है तो उपराष्ट्रपति भी राज्यसभा की सदन में भाग ले सकता है और महान्यायवादी तो दोनों में ले सकता है। तो इसलिए ऑप्शन इसका ए और सी दोनों राइट हो जाएगा। यदि यहाँ पर लिखा होता, यदि यहाँ पर एक सदन की कार्यवाही न लिखा होता, किसी भी सदन या दोनों सदन की लिखा होता तो महान्यायवादी होता। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है तो नहीं होता है, सही है। उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है तो ये है, ये तो सही है। तो अगला क्या कह रहा है, उसे संसद में मत देने का अधिकार है क्या? तो मत देने का अधिकार नहीं है, सी वाला गलत है। उससे संसद में मत देने का अधिकार नहीं है, तो इसका सी और डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से उसे संसद में मत देने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल बोले तो जो हमारे राज्य का अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, उन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता करते हैं। जो अटॉर्नी जनरल का काम है, उनका जो दायित्व है, उनमें ये सहायता प्रदान करते हैं। कौन? सॉलिसिटर जनरल। उनको सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। सॉलिसिटर जनरल सीजी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कानूनी सलाहकार वो होते हैं। भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? एक न्यायिक सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार होता है। अगला क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो राज्य सरकार को, जैसे भारत सरकार को अटॉर्नी जनरल देता है, उसी तरीके से राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल देता है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, एडवोकेट जनरल। ये आर्टिकल 165 में दिया गया है। राज्यपाल इनकी नियुक्ति करेगा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर होता है और राज्यपाल इनको, यदि वह हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है तो इनकी नियुक्ति करेंगे। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार महाधिवक्ता, या इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या कहा जाता है महाधिवक्ता को इंग्लिश में। राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए अधिकृत कौन है? महाधिवक्ता। देखो यहाँ पर लिखा गया है एडवोकेट जनरल कहा जाता है। अगला है, विचार करना है कि कौन सा सही है। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर होती है? नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित नहीं होता है, राज्यपाल खुद करता है।
इसकी स्वाविवेक शक्ति है, तो पहला गलत हो जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी आधिकारिकता होती है, गलत है। तो इसका ना तो एक और ना तो दो सही होगा, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। 165 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। सलाहकारी आधिकारिकता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालय की आधिकारिकता मूल तथा अपीलीय होती है। जो सुप्रीम कोर्ट की है उनकी सलाहकारी अधिकारिकता 143 में दिया गया है। सलाह ले सकता है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उच्च न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट की आधिकारिकता मूल और अपीलीय होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आर्टिकल 148 में कहा गया है। आर्टिकल 151 के अनुसार भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। लेखा परीक्षा करके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे देता है। और आर्टिकल 151(2) के अनुसार वह राज्य सरकारों के लेखा परीक्षण रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देता है। आर्टिकल 151(1) के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है। आर्टिकल 151(2) के अनुसार राज्य सरकार को देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो आर्टिकल 148 के तहत है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न से किसको प्रस्तुत किया गया है? तो इनके प्रतिवेदन को सबसे पहले ये किसके पास प्रस्तुत करेंगे? भारत के राष्ट्रपति के पास। फिर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में के पटल पर रखेंगे। किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद को सृजित किया गया था? तो ये संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष आयु या 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। 65 वर्ष का आयु हो जाए या तो 6 वर्ष का कार्यकाल। तो 1971 के अधिनियम में किया गया था, जिसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और वर्ष 65 वर्ष दिया गया है। संसद ने सीएजी के वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधान को 1971 में अधिनियमित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। पहला है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी सही है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, क्योंकि यदि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति या न्यायाधीश या जज बनने की योग्यता रखते हैं तभी उनको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया जाता है। इसीलिए उनकी सैलरी उनके बराबर होती है। तीसरा है सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। हाँ, यदि वो रिटायर हो गए तो सरकारी सेवा का लाभ फिर से किसी और सेवा का लाभ लेना चाहे सरकारी तो नहीं ले सकते हैं, तो ये सही है। उनको राष्ट्रपति पदच्युत करता है क्या? तो राष्ट्रपति पदच्युत नहीं करता, इनको संसद में बहुमत पारित करके संसद द्वारा हटाया जाता है। विशेष साधारण बहुमत के अनुसार नहीं, विशेष बहुमत के अनुसार पर हटाया जाता है। उन्हीं रीति से उनको उन्हीं आधारों पर हटाया जाता है जिस रीति से उन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उन्हीं रीति से इनको भी हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश को हटाया जाता है, वैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी हटाया जाता है। कर्तव्यों में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है, ये बताना है। तो भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्यय का लेखा परीक्षण करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। हाँ, संचित निधि से कितना लेखा जोखा, कितना व्यय हुआ, कितना आया है, खर्च कितना हुआ है, इसका लेखा जोखा रखते हैं, पहला सही है। दूसरा क्या कह रहा है, आकस्मिक निधि या तत्काल या इमरजेंसी में जहाँ से निकाला जाता है पैसा, उसको आकस्मिक निधि कहा जाता है। तो सरकार आकस्मिक निधि से पैसा निकालता है इमरजेंसी में, तो उसका लेखाओं होने वाले सभी व्यय की लेखा परीक्षा करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, तो दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, तो तीसरा भी सही है। चौथा है सार्वजनिक धन की संपत्ति और निर्गम का नियंत्रण करना
और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व कोष में जमा हो। नहीं, ये नहीं करता है, चौथा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित कर देना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में ये जमा हो। तो सार्वजनिक राजकोष में वो पैसा जमा ही हो, ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो डी वाला इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो देखो, 5 काम करता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। केंद्र तथा राज्य सरकार के राजस्व से भारत के अंदर तथा भारत के बाहर व्यय या लेन देन पर इसका परीक्षक करेगा। व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ और हानि का परीक्षक करेगा। वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करेगा। राष्ट्रपति के आदेश पर स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करेगा। सरकारी कंपनियों निगमों की लेखा परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये 5 काम हैं। इसके अलावा भारत के वित्त पर नियंत्रण का कार्य न करके केवल उसकी परीक्षा का कार्य करता है। परीक्षा का कार्य करता है, नियंत्रण का काम नहीं करता है कि आप इतने ही लिमिट में रहिए, ये नहीं करता है। हाँ, ये करता है कि आपने कितना खर्च किया, कहाँ पर किया। जबकि ब्रिटेन का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा दोनों अधिकार उनको दिया गया है कि आप इतना ही खर्च कीजिए और खर्च कहाँ कहाँ किए हैं ये भी परीक्षक करता है, ब्रिटेन के जो सीएजी होते हैं वो। और भारत के सीएजी का क्या काम है कि आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, ये सब करना होता है। लिमिटेशन नहीं वो बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक निधि के फलोत्पादन और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यकाल का महत्व क्या है। कार्यकाल के महत्व क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इनका कार्यकाल का महत्व, पहला है सीएजी संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। नहीं, राजकोष पर, जबकि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित कर देता है। नहीं, इस समय पर नहीं होता, पहला वाला गलत हो जाएगा। सीएजी की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है, ये सही है। सीएजी की मंत्रालयों द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं या योजना निकाली जा रही है उस पर ये नियंत्रण, इस पर ये लोक लेखा परीक्षण करता है, ये दूसरा सही है। पहला देखो, वित्तीय आपातकाल कहा गया है तो ये गलत है। राजकोष का नियंत्रण करता सीएजी, गलत है। सीएजी के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है। तो हाँ, सीएजी के प्रतिवेदन से जानकारी मिल रही है कि जो लोग प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किए हैं तो उनके विरोध आप आरोप जो है दाखिल कर सकते हैं उनके विरोध में। तो ये तीसरा वाला सही है, यदि सीएजी की रिपोर्ट में मिलता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, इसका राइट आंसर है। दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर है। देखो, चौथा भी कहा है। चौथा क्या कहा है, सीएजी को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है कि सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वाले पर महाभियोग नहीं, महाभियोग सिर्फ संसद लगाती है राष्ट्रपति पर। तो इसका दूसरा और तीसरा आंसर सही हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी संसद के पास है। पहले वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति संसद के दोनों पहलों पर रखवाएगा। तो अंतिम जिम्मेदारी किसकी हुई, संसद की हुई। अंतिम जिम्मेदारी संसद की हुई। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है। तो जो लोक लेखा समिति है उनकी बैठक में उपस्थित कौन रहता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का आंख और कान कौन है, लोक लेखा समिति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद के लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियों का वर्णन है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। तो 149। 148 में कहता है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे और उनकी शक्तियों के बारे में 149 में कहा गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से कैसे हटाया जाएगा, अपने पद से संसद द्वारा हटाया जाएगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। संसद के दोनों सदनों के संबोधन करने पर नहीं, संबोधन से नहीं होता है, विशेष बहुमत पारित होने से होता है। विशेष बहुमत पारित होने से होता है, जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसके पद से केवल उसी रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से
जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, तो संसद द्वारा हटाया जाता है। 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जाता है। पहले वो संसद में पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति आदेश दे देता है कि हटा दिया जाए। तो ये आर्टिकल 124 में है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो कितना? 2/3 बहुमत से समर्थित होना चाहिए। ऐसे समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए। संसद का जो एक सत्र पहला वाला सत्र है, उसी वाले सत्र में इसको प्रस्तावित होना चाहिए और स्वीकृति मिलना चाहिए, और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में भी रखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक महालेखाकार नियंत्रक का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति का। तो लोक लेखा समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। तो इस प्रकार इस समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक कौन होते हैं? लोक लेखा समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं कौन? महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग या लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रख दिया गया? तो 1976 में। 1976 में लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का काम यही हो गया कि वो सिर्फ सरकारी लेखा तक ही सीमित रहेंगे। तो ये किया गया फ्रेंड्स 1976 में। 1976 में किया गया था। केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से पृथक कर दिया। जो अकाउंटिंग है वो अलग है, ऑडिटिंग मतलब ऑडिट करना वो अलग है, तथा सीएजी का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा की परीक्षा तक ही सीमित रह गया। 1976 में केंद्र में लेखांकन का कार्य, लेखांकन बोले तो अकाउंटिंग, विभिन्न केंद्र विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा की सहायता से किया जाता है। हालांकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी भी राज्य के स्तर पर उपयुक्त दोनों ही दायित्वों अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का निर्वहन करता है। अगला क्वेश्चन है, 1971 का संशोधन महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्ति और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षा को अधिक पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयार की उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था। 1976 में किया गया, प्रभावी हुआ था। 1971 में संशोधन हुआ था। अगला है, राज्यों की वित्तीय लेखा पर नियंत्रण रखता है। तो राज्यों के वित्तीय लेखा पर नियंत्रण कौन रखता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा ही की जाती है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का विभाग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के सीएजी या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। तो लोक वित्त संरक्षक के रूप में ये कार्य करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी है। कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका कर्तव्य है कि वह राज्य देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के। तो गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि 14वें नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरीश चंद्र मुर्मू 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके उपराज्यपाल बने थे। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का होता है। राज्यसभा में सभापति होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होता है? लोक लेखा समिति का होता है। भारत का महाधिवक्ता क्या होता है? ये लोक उपक्रम सभा समिति का होता है। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की बैठक में भाग लेता है। इसका आंसर 3, 1, 4, 2 राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा होता है, लोक लेखा समिति से होता है। भारत का महानियंता या महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय
में मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की या राज्यसभा की बैठक में भी भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत क्या आता है। सार्वजनिक खर्च का परीक्षण भी आता है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलाप का अध्ययन करेंगे तो उसमें सार्वजनिक खर्च का परीक्षण आएगा, सार्वजनिक राजस्व का भी आएगा, वित्तीय प्रशासन का आएगा। व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन नहीं आता है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।